स्वागत है आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग ये मेटल नॉन मेटल्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर 3 आई गेस। ठीक है, तो जिसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये पार्ट 2 हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे हम ये पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स ये सब देखे। मेटल्स किस तरीके से एसिड से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं एंड ऑल। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हमें देखना है कि मेटल्स का ऑकरेंस कैसे होता है, किस तरीके से हम मेटल्स को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, किस तरीके से उन्हें एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इस चीज से कि द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी अपने ज्योग्राफी में। ठीक है, और सी वाटर कंटेन करता है सम सोल्यूबल सॉल्ट्स, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे सी वाटर में रहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन मिनरल्स। जो नेचुरली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में ऑकर करते हैं उनको मिनरल्स कह देते हैं। मिनरल्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल को कंटेन करते हैं। यानी अगर सपोज एक मिनरल है तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा ही होगा, तभी जाकर हम उस मिनरल से वो पर्टिकुलर मेटल को एक्वायर कर पाएंगे, हम अपने यूज में ले आ पाएंगे उसको प्योरीफाई करके। ठीक है, मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, क्योंकि उसमें सपोज अगर 1 kg का मिनरल है हमारा कोई भी, ठीक है, अगर 1 kg मिनरल है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें से सपोज 500 ग्राम क्या होगा, अगर गोल्ड होगा तो वो हम कहेंगे गोल्ड का मिनरल है, तभी जाके हम उसमें से 500 ग्राम गोल्ड निकाल कर अपने लिए यूज कर पाएंगे। तो उस तरीके से उसको हम कहते हैं कि प्रॉफिटेबली हम अपने अपने हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट करके हम पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये मिनरल्स का होता है। और ये मिनरल्स को क्या कहते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स, जिनसे हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में ही हमें इस पार्ट में पढ़ना है। तो इसको हम जल्दी जल्दी देखते हैं और इस चैप्टर को यहाँ पे हम आज फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। अब कोई भी ऐसे मेटल्स है, ठीक है, जो क्या नहीं करते हैं, जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। जैसे मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, गोल्ड एंड सिल्वर ये सारे क्या है, इनर्ट मतलब एलिमेंट्स है। ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती है, फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में वो क्या करेंगे, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और कुछ कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कुछ ऐसे मेटल्स जो क्या है, जो किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब जैसे हमने पिछले रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, जहाँ पे हमने पोटेशियम को देखा, सोडियम को देखा, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये इजिली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, इन सब के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके कंपाउंड बना के कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, वही चीज बताया जा रहा है कि जो लेस रिएक्टिव ऐसे उन एलिमेंट्स को कहते हैं हम, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे होते हैं, जो कि हमने देखा था। हमारा रिएक्टिविटी सीरीज हमने यहाँ पे देखा था। वेट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सोडियम, वेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सारे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं, जो कि ऊपर से नीचे इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। नीचे वाला लेस रिएक्टिव है, अब वो लेस रिएक्टिव है तो रिएक्ट नहीं कर रहे। जैसे सपोज अब जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप मतलब आपकी क्लास में कुछ ऐसे एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिनको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहती थी, वो अपने आप में आते थे स्कूल में, बैठे पढ़े गए। ठीक है, तो वो क्या थे, लेस रिएक्टिव थे, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे किसी से, फ्रेंडशिप नहीं बनाते थे, यानी वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते थे, वो अकेले, उनको खुद से ही मतलब होती थी। ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि सब किसी के मतलब कोई भी फ्रेंड ग्रुप होगा उनमें एक वो एक म्यूचुअल रहेंगे, तो वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव ऐसे मतलब स्टूडेंट्स उनको कहेंगे, तो उनको हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। उनको कहीं भी जाना है तो एक वॉशरूम भी गए तो एक दोस्त को साथ लेकर जाएंगे, यानी वो फ्री स्टेट में अकेले कहीं कुछ करेंगे ही नहीं। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, मिड में कुछ होंगे, और सबसे लेस्ट रिएक्टिव, यानी ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो हम ये चीज देख रहे थे। ठीक है, दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, जो कि हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एग्जांपल से बताया जा रहा है कि जैसे एग्जांपल लिया गया है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सारे क्या है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। और देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैं पिछले समय से रटते आ रहा हूँ, कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है, एग्जांपल की कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, सबसे पहले तो ये 4 एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाने चाहिए कि ये 4 जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये लेस रिएक्टिव है। उसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल दे दिया आपके सामने कि जो हमारा सिल्वर है, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, ये जो आपका कॉपर एंड सिल्वर जो है, वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ये वर्ड पे आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ऑल्सो। ऐसा आपके एग्जाम में आ जाएगा कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड ओनली इन देयर फ्री स्टेट। तो ठीक है, गोल्ड के लिए कुछ हद तक मान सकते हैं,
प्लेटिनम के लिए भी कुछ हद तक मान सकते हैं, बट ये सिल्वर एंड कॉपर सिर्फ फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते, फ्री एग्जिस्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं भी ऑल्सो, ठीक है। यानी वो अपने सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के भी रूप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी सिल्वर और कॉपर सल्फर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड और ऑक्साइड कंपाउंड भी बनाते हैं और उनके साथ एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर देखते हैं हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो मेटल जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, जो कि ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। जो मैंने क्लास के बच्चे का एग्जांपल लेके आपको बताया कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, वो हमेशा एक ना एक फ्रेंड्स, उनका कोई ना कोई हमेशा लाइफ के हर स्टेज पे कोई ना कोई दोस्त रहेगा ही, वो कभी अकेले नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो कभी फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे। उसका जो मिडिल में है मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज का, वो मॉडरेटली एक्टिव है, कभी कभी वो अर्थ के क्रस्ट में ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की तरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। हम देखेंगे कि ज्यादातर ओर्स जो है वो ऑक्साइड ओर्स ही हैं बहुत सारे एलिमेंट के। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और हमारे अर्थ में एबंडेंस में सबसे ज्यादा, मतलब अच्छे अच्छे खासे क्वांटिटी में ऑक्सीजन है, और मिला जुला के वो हर एक एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है और ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड और ही ज्यादातर एलिमेंट्स के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ऑक्साइड ऑलमोस्ट हर किसी के साथ कॉमन है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि कौन से एलिमेंट्स कितने रिएक्टिव हैं, कौन से एलिमेंट्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से एलिमेंट सल्फाइड और के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कार्बोनेट और के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड और एक और के बारे में बात किया था, ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो फ्री स्टेट में है और उनको, ठीक है, उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई करके उस मिनरल्स के थ्रू और से हम क्या करते हैं, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसको हम निकाल के यूज कर सकते हैं। बट जो सल्फाइड के साथ मिक्स्ड है, जो कार्बोनेट के साथ मिक्स्ड है, जो ऑक्साइड के साथ, यानी ये इसमें जो हमारे लिए काम का चीज है वो इसमें मिक्स है, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं, उसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, उसे हमें प्यूरिफाई करके निकालना पड़ेगा। सपोज सल्फाइड का कोई कंपाउंड है कैल्शियम का, तो हमें कैल्शियम चाहिए ना, सल्फाइड तो नहीं, तो इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी इस सीरीज के बेसिस पे हम मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और जो मेटल है हाई रिएक्टिविटी के उनके। और इन सब मेटल को हमें प्यूरिफाई करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं एलिमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है ये, तो जो बहुत ही हाईली एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम इनको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं इनके ओर्स में से। उसके बाद जो मिडिल में है रिएक्टिविटी के, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम, रिडक्शन करते हैं उनका, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ कार्बन का यूज करके, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया, इनको आयरन के थ्रू हम रिडक्शन करके क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं इनको इनके ओर से। और आपको समझ में आ रहा है क्या, और मिनरल है, यानी एक ऐसा लार्जर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा लार्जर रॉक जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको और कहते हैं, जिससे हम ये सारे एलिमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो अपने नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, इनको तो इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपके सामने एक फिगर, जिसको हम एक बार लास्ट में देखेंगे, जब एक बार पूरा प्रोसेस एक बार ये हम पीछे देख लेते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में बता रहा है, तो ये सब आप देख लेना, ये गैंग क्या होता है, ठीक है, ये सब इंप्योरिटीज जो होती है इनमें ओर्स में, उनको गैंग कहते हैं, यही सब चीज बता रहा है। अब हम आते हैं एग्जैक्ट अपने टॉपिक पे, जिसको हमें डिस्कस करना है। बताया जा रहा है कि एक्सट्रैक्शन जो लो एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जो इजीली, मतलब फ्री स्टेट में ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम रिएक्टिव है, इनको हम आसानी से क्या करते हैं, हम इनको प्यूरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। इनको हीट करेंगे, ऑक्सीजन इनसे निकल जाएगा और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है, सीनाबार का और, सीनाबार किसका और है, मरकरी का। आपको ये भी याद रखना, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में से आता है कि मरकरी का और कौन सा है, तो सीनाबार। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि मरकरी का और क्या है। अब मरकरी क्या है, लेस रिएक्टिव है। एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, मरकरी कहाँ लाई करता है उसमें। तो आप देख सकते हैं ये मरकरी कहाँ, लोअर साइड पे है ना रिएक्टिविटी सीरीज के, यानी ये ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में आपने ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली अदर एलिमेंट्स के, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, और ये क्या होगा, मरकरी व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे रिडक्शन करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा। जैसे मरकरी सल्फाइड हमें एनवायरमेंट में मिला, उस पर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो मरकरी ऑक्साइड मिल गया, उसके बाद हमने उसको हीट करके ऑक्सीजन निकाल लिया। क्यों ऐसा करते हैं हम, क्योंकि सल्फाइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन को हमें प्यूरिफाई करना ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि सल्फाइड के लिए हमें लंबा प्रोसेस लगेगा, ठीक है। बट वहीं
ऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन के थ्रू ऑक्सीजन उस एलिमेंट से निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम प्योर फॉर्म ऑब्टेन कर लेते हैं। तो हमारे लिए ईजी ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को हम उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें एंड देन उसको हम रिडक्शन के थ्रू प्योरीफाई कर दें। ठीक है, उसके साथ बताया जाए कॉपर के साथ भी हम यही करते हैं। कॉपर सल्फाइड को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया। अब हमें जो CO2 मिला उसको वापस से हमने CO2s से रिएक्ट कराया, जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन कराया, रिडक्शन कराया इसका, और ये अलग हो गया, SO2 के साथ ये निकल गया और कॉपर हमें प्योर कॉपर मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो लो एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके फ्री स्टेट से या सल्फाइड ओर्स के थ्रू ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम उसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। तो हमारा लो एक्टिविटी सीरीज का कहानी खत्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो मेटल जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है। अब इनका क्या प्रॉब्लम है, ये ना तो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ना ही ज्यादा हाईली अनरिएक्टिव, यानी बीच में है। कभी कभी रिएक्ट, मूड पे डिपेंड करता है, अच्छा फ्रेंड मिल गया तो फ्रेंडशिप कर ली, नहीं मिला तो छोड़ो यार, जरूरत भी नहीं है। तो उस तरीके से इनका लाइफ चलता रहता है। तो बताया जा रहा है कि अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये देख लेते। तो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली एक्टिव। इसीलिए हमने देखा था कि कॉपर क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि कॉपर, पहले हमने देखा कि कॉपर अपने फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है और कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में भी एग्जिस्ट करे, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेट फेज में आता है। तो ये दोनों काम करता है, कभी कभी ऑक्साइड और सल्फाइड और बना भी लेता है, कभी फ्री एग्जिस्ट में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में। तो ये हमने देख लिया कि मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दे आर यूजुअली प्रेजेंट किस तरीके से, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट, और हमने पीछे देखा था सल्फाइड या ऑक्साइड। अब मॉडरेट में आ गए तो ये अब कार्बोनेट्स भी बनाने लगे, क्योंकि ये थोड़ा और रिएक्शन करने लगे, इनके अंदर रिएक्शन की भावना और तेज बढ़ गई और कुछ नए दोस्त बनाने लगे, इसलिए क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट के साथ अपना कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बताया जा रहा है इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये चीज हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ा था कि हमारे लिए ये ज्यादा इजी होता है कि किसी मेटल को ऑक्साइड के फॉर्म में ले आकर उसको मेटल को निकाल ले ऑक्साइड के थ्रू, कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट, क्योंकि इनके अंदर लंबी प्रोसेस होगी और ऑक्साइड के थ्रू हम रिडक्शन के थ्रू ऑक्सीजन को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और हमें प्योर मेटल, प्योर एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। सी, लास्टली हमको एक ही चीज करना है कि रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन करके क्या करना है, उसका इंप्योरिटीज निकालना है। तो रिडक्शन करके इंप्योरिटीज कब निकलेगा, जब उसका इंप्योरिटीज क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तभी तो उसका इंप्योरिटीज को हम आउट करेंगे रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन से सल्फाइड और कार्बोनेट्स को थोड़ी हम अलग कर पाते। इसी वजह से जो सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स और मेटल कार्बोनेट्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उनको सबसे पहले हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जब ये हो जाता है तब जाकर हम उसको रिड्यूस करते हैं और प्रॉपर एलिमेंट मिल जाता है। तो अब इसको हम ये कैसे, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सल्फाइड और एक तरफ हो गया हमारा और एक तरफ हमारा ये कार्बोनेट और हो गया। ठीक है, सबसे पहले सल्फाइड और दूसरा कार्बोनेट, अब इन दोनों को हम कैसे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए दो प्रोसेस है हमारा, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट्स के लिए करते हैं, और रोस्टिंग हम करते हैं किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। अब इसमें होता क्या है, तो आइए देखते हैं कि सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर्स जो हैं इनको ऑक्साइड्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो हीट करते हैं स्ट्रांगली एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, मतलब रोस्टिंग करते हैं इनको, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। तो रोस्टिंग होता क्या है कि जब सल्फाइड ओर्स को हम एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो वो क्या होता है, सल्फाइड ओर जो हमारा है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम रोस्टिंग कहते हैं। तो आपको RS से ऐसे ट्रिक से याद रखना है, और ऐसे भी नहीं याद होता तो बस याद रखना कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए होता है, सी के लिए होता है, और जो बचा रोस्टिंग वो क्या होता है, सल्फाइड के लिए। यानी कैल्सिनेशन क से कम, ये मैं इस तरीके से याद रखता हूं, तो आप याद रखना कैल्सिनेशन में भी क आ रहा है बोलने में, और कम यानी लेस। यानी जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हीट का एब्सेंस रखते हैं, बहुत मतलब लिमिटेड एयर प्रेजेंट उसमें प्रोवाइड कराते हैं, यानी कम एयर प्रोवाइड कराते हैं, तब कैल्सिनेशन होता है। और कैल्सिनेशन सी किसके लिए, कार्बोनेट ओर्स के लिए होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट ओर्स को हमको जब ऑक्साइड में कन्वर्ट कराना है तो क्या करेंगे, मेरे साथ एक बार रिपीट करना, ठीक है, लास्ट जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेन टारगेट होता है हमारा कि किसी भी ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम इजीली प्योर मेटल ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो मेटल मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे हैं, वो क्या करते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दो प्रोसेस हम यूज करते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो कैल्सिनेशन को अगर हम समझ गए तो रोस्टिंग हमारे लिए इजी रहेगा। तो कैल्सिनेशन सी से स्टार्ट हो रहा है, और सी से इसी तरीके से हमने रिलेट किया कि सी वाले इंप्योरिटीज को ही हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन के थ्रू हटाते हैं। जैसे कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट के लिए, सी। ठीक है, अब क्योंकि क आ रहा है, क से याद रखना कम, यानी यहाँ पे हम लिमिटेड एयर प्रोवाइड कराते हैं, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये कार्बोनेट जो है हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि कार्बोनेट
किसके लिए है? कैल्सिनेशन के थ्रू हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरा हमारा प्रोसेस बचता है रोस्टिंग। रोस्टिंग बचता है और दूसरा हमारा इम्प्योरिटीज क्या है? सल्फाइड, सल्फेट, सॉरी, हाँ सल्फाइड। ठीक है, तो रोस्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कम एयर दिया था तो यहाँ पे एक्सेस एयर देंगे, क्योंकि ज्यादा एयर के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे थ्रू रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या होता है? एक्सेसिव एयर स्ट्रांगली हीट करते हैं हम प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और वहीं पे कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं हम ऑक्साइड्स में। स्ट्रांगली हीटिंग यहाँ पे भी करते हैं बट लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में। तो इस तरीके से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? जो मेटल हमारे एक्टिविटी सीरीज के मिडिल ऑर्डर में है उनको हम क्या करते हैं? प्योरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके। जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो जिंक ऑक्साइड बना, एंड देन हम यहाँ पे इस तरीके से कैल्सिनेशन का सॉरी, यहाँ पे रोस्टिंग का एग्जांपल है। जिंक सल्फाइड है तो हमने यहाँ पे क्या किया? रोस्टिंग किया तो जिंक ऑक्साइड आ गया, बाद में रिड्यूस कर देंगे। जिंक कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट है तो यहाँ पे हम कैल्सिनेशन किए तो जिंक ऑक्साइड फिर से हमें मिल गया। ठीक, हमारा टारगेट क्या? ऑक्साइड प्राप्त करना, तो यहाँ पे हमने ऑक्साइड अचीव कर लिया। बाद में हम इस दोनों को क्या करेंगे? रिड्यूस रिड्यूस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिंक यहाँ से मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये सल्फाइड था तो हमने रोस्टिंग किया, ये कार्बोनेट था तो हमने क्या किया? कैल्सिनेशन किया। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम रिड्यूस करेंगे, हमें मिल जाएगी ये चीज। हमने देखिए जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिडक्शन कराया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक मिल गया, और ये हमारा जिंक यहाँ पे मिल गया। तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है कि देन हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन, तो ये आपको याद रखना है कि कार्बन क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, स्टेटमेंट आ जाएगा कि कार्बन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको याद रखना है कार्बन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब उसके बाद ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। वही चीज हम देख रहे हैं कि मेटल को उसके कंपाउंड से निकालना, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम निकाल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे। एक मिनट। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है कि रिडक्शन प्रोसेस है मेटल को उसके कंपाउंड से निकालना। ठीक है, अब क्या यूज करते हैं? कार्बन, कार्बन जो कोक फॉर्म में होता है कार्बन, उसको यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड को मेटल के फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो यूज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम कभी कभी यूज करते हैं। कब यूज करते हैं ये देखते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको ये चीज, बिकॉज दे कैन replace metals of lower reactivity series from their compounds। हमने पीछे ही पढ़ा था कैसे वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को क्या किया था? रिप्लेस कर दिया था। CuSO4 प्लस Fe को हमने देखा था FeSO4 प्लस U हो गया था। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। उसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड है, इसको हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, तो क्योंकि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया और मैग्नीज हमारा अलग से मिल गया। यानी यहाँ पे मैग्नीज हमने ऑब्टेन कर लिया मैग्नीज ऑक्साइड से हीट के थ्रू। यानी दो तरीके से हम ऑक्साइड और उसको मतलब अपने हिसाब से प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो कि हमने बताया रिडक्शन के थ्रू, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू, जहाँ पे MnO2 को हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इधर बन गया और Mn हमारा लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में मिल गया। अब इस रिएक्शन को हम ये आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन आपका हाईली एक्सोथर्मिक होता है। आपके एग्जाम में ऑप्शंस आ जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो आपको याद रखना है ये जो हमारा ये रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन ए मोल्टेन स्टेट। जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीज क्या है? मोल्टेन स्टेट, लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इतना हीट यहाँ पे हमने ये सॉलिड दिया, ये भी हमने ऐसे यहाँ पे लिखा है सॉलिड, पर ये जो हमारा मेटल यहाँ पे मिला ये कैसे इतना ज्यादा लिक्विड स्टेट में हो? क्योंकि ये हीट बहुत ज्यादा है, इतना कि मेटल को पिघला देता है। ठीक है, और इसी इसी चीज का हम यूज कर लेते हैं किस चीज में? रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो है ये थर्माइट रिएक्शन का आपका यहाँ बताया जा रहा है। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे भी Fe2O3 हमने लाया और एल्यूमिनियम लाया, ये हाईली रिएक्टिव है, इसको रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन हमें अपने लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ हीट जो है आयरन इसको हीट की वजह से आयरन पिघल गया और यहाँ पे आयरन हमें प्योर आयरन मिल गया। तो इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? थर्माइट रिएक्शन में। अब ये थर्माइट रिएक्शन है क्या? ये थर्माइट रिएक्शन कुछ यूं है कि ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज करते हैं। जो पिघला हुआ आयरन मिलता है इससे हम रेलवे ट्रैक्स को यहाँ पे देख सकते हो आप ज्वाइन कर देते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जाता है। तो आपको याद रखना है कि थर्माइट रिएक्शन क्या है, और ये भी एग्जांपल याद रखना है कि ये सारी रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रही है। इंडोथर्मिक जिसमें हीट देते हैं हम, जैसे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट यूज करता है अपना एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को यूज करता है खाना बनाने के लिए, यानी उसमें हीट देना पड़ रहा है, तो वो इंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या है हमारा? एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन
किसी चीज को तोड़ रहे हैं दो पार्ट में, वो इंडोथर्मिक है। कम कॉम्बिनेशन, दो चीज जोड़ रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया, थर्माइट रिएक्शन क्या है। अब तो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में अब ये क्या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये ना तो सल्फाइड ना ऑक्साइड ये सब में होते ही नहीं है फॉर्म, इनके लिए हाई मतलब प्रोसेस चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। वही बताया जा रहा है कि ये ऑब्टेन फ्रॉम, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, कार्बन के साथ हीट करके हम इजिली कंपाउंड फॉर्म में इनको नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि इसके पीछे अपने रीजन है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे ऑब्टेन होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल मोल्टेन क्लोराइड्स, मोल्टेन क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मेटल जो है कैथोड पे मिल जाते हैं, जो कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो जो मेटल है वो पॉजिटिव साइड पे चले जाते हैं, सॉरी मेटल जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि मेटल खुद पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना, तो वो चले गए उधर हमारे कैथोड पे, और जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे क्लोरीन, वो क्या नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। जैसे छोड़ो यार एग्जांपल हटाते हैं, ये पढ़ते हैं पहले जल्दी। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को किस तरीके से रिफाइन करते हैं। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं, तो मेनी मेटल जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। ये सारे एलिमेंट्स को हम मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम रिफाइन करते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस बताया जा रहा है कि द इम्प्योर मेटल इज मेड द अनोड, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड बनाते हैं, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को हम कैथोड बनाते हैं। कैथोड क्या था आपको याद है, वो निगेटिवली चार्ज जो साइड होता है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये हो गया हमारा कैथोड, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया हमारा एनोड। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो चीज होती है एनायन कहते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड जाके चिपकेगी, तो एनायन इधर आ जाएगा, कैटायन इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्दर अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल के सॉल्ट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। जो सॉल्यूशन होता है हमारा उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, वो सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, करंट पास कराते हैं, जो प्योर मेटल है वो एनोड मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड में जो प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode, और उसी अमाउंट का जो प्योर मेटल जो सॉल्यूशन में था हमारा वो कहाँ कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाता है। द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज मिली हमको सॉल्यूशन में चली जाती हैं, एंड द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या होती है, वो सेटल डाउन हो जाती हैं एनोड के बॉटम पे, और उसी को हम एनोड मड कहते हैं। जो जो कचरा है हमारा, इम्प्योरिटीज जो है वो एनोड के नीचे जाके क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि एनोड हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज हमने देखा था नेगेटिव होता है, वो वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, हम उसको एनोड मड कहते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमें करना है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। हमने देखा था कि उस मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन कोई हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते, तो ये जो पानी दिख रहा है ब्लू ब्लू, यही है हमारा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये देख सकते हो, ये पानी क्या है, ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर जो हमारा एनोड है, ये ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर जो हमारा एनोड है। ठीक है, एंड द कैथोड इज ए स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, अब ये कैथोड क्या है, प्योर कॉपर है। ठीक, अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, यहाँ से प्योर कॉपर क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, इसमें से जो बचा खुचा कॉपर होगा ये सारे यहाँ चले जाएंगे जो प्योर वाले हैं, और जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड के नीचे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू जो हमारा ये इम्प्योर मेटल था इससे भी हमने क्या किया, यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया प्योर कॉपर को, और जो इम्प्योरिटीज थे यहाँ पे एक साइड अलग हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं उनके ओर से। तो यहाँ तीन चीज हमने देख लिया, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, हाई रिएक्टिव होंगे एंड लो रिएक्टिव। अब इस टेबल को एक बार हम देख लेते हैं, अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि और क्या होता है। हमने समझ लिया वो मिनरल से एक टाइप के जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेटल का कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो और क्या है, कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ और के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसा कंसंट्रेशन, मेटल जो है हाई रिएक्टिव वाले होंगे उनका, या मिडिल रिएक्टिव होंगे, या लो रिएक्टिव, इन्हीं तीन टाइप के ओर्स का हम क्या करते हैं,
एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल इनमें से। तो जो लो रिएक्टिव हमने पढ़ा था कि वो सल्फाइड ores में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फाइड के लिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड ore के लिए रोस्टिंग में क्या करते हैं, एक बार और आप रिवाइज करो कि यहाँ पे एक्सेस एयर प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम रिडक्शन कर दें या इससे कुछ ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्ट करा दे जिससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए और हमें वो पर्टिकुलर मेटल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फाइनली रिफाइन करके हम यूज कर सकते हैं। अब मेटल जो है मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के क्या करते हैं, या तो कार्बोनेट और बनाते हैं या सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। सल्फाइड जो होगा वो सल्फाइड वाले के लिए हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं देख लिया, एक्सेस एयर चाहिए हमें। और कार्बन के लिए सी कैल्सिनेशन। तो ये हमने देख लिया कार्बोनेट और कैल्सिनेशन। इसके लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट और के लिए, जहाँ पे हम कम एयर यूज करते हैं, लिमिटेड एयर का यूज करते हैं और स्ट्रांगली हीट करते हैं। जहाँ पे हमें इन दोनों केसेस में क्या होता है, इन दोनों केसेस में हमें ऑक्साइड मिल जाता है। और ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं हम, रिड्यूस करके मेटल को प्यूरिफाई करके मेटल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिल जाएगा। और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, अब वो ना कार्बोनेट फॉर्म में हम निकाल सकते हैं उनको, ना सल्फाइड फॉर्म में, क्योंकि उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा हाईली मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम रिडक्शन के थ्रू उनको प्योर फॉर्म में नहीं निकाल सकते। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकालते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल निकल के कैथोड की तरफ जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो प्योर चीज हमें मिल गया और इम्प्योर चीज यहाँ डिपॉजिट हो गया नीचे एनोड मड की तरह, और एनोड पे इम्प्योरिटी जाके डिपॉजिट हो गया। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू हमने क्या किया, एक्वायर कर लिया अपने मेटल्स को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मेटल्स को किस तरीके से हम एनवायरनमेंट में से अपने काम के लिए यूज में लाते हैं, वो चीज हमने देख लिया। अब बताया जा रहा है कोरोजन क्या होता है, वो चीज देखते हैं कि सिल्वर आर्टिकल जो है हमारे वो ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अगर एयर में छोड़ दिया जाए, खुले में छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होता है, उनमें काला कलर पड़ जाता है। ये क्यों होता है, तो बताया जा रहा है कि जो इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन देयर, जो एयर में सल्फर उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड ये बना लेते हैं। तो आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज इन एयर, व्हाट इज द रीजन। चार पांच ऑप्शन दिए हुए हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब आप लोग एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूज हो होता क्या, तो आपको ये याद रखना है कि सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जो ब्लैक कलर फॉर्म करता है। फर्दर कॉपर क्या होता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्ट करता है स्लोली, और शाइनी ब्राउनी सरफेस है, ठीक होता है ना उसका, क्या होता है वो ग्रीन कोट हो जाता है। तो कॉपर जो है ग्रीन कलर का कब होता है, जब कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कॉपर का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने पे कौन सा कलर बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर बन रहा है। इसलिए मैंने ग्रीन कलर से ही हाईलाइट कर दिया है। ये कोइंसिडेंटली था, मैंने अभी नोटिस किया कि ये ग्रीन से हाईलाइटेड है, तो नेवर माइंड, ठीक है। तो ग्रीन कलर का कोटिंग कब होगा कॉपर पे, जब वो कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है सिल्वर, तो क्या होता है उसका कलर, हमारा कहाँ गया, हाँ, ब्लैक हो जाता है ये कलर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कॉपर रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो ये याद रखना आपका। उसके साथ साथ आयरन क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब उसमें जंग लग जाती है, रस्ट, तो क्या होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ये कुछ आपके कोरोजन के एग्जाम्पल है। अब कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे तीन तरीके आपके दिखाए गए। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज बना देने से हम कोरोजन रोक सकते हैं। उस पे क्रोम का प्लेटिंग कर दे तो कोरोजन नहीं होगा, एनोडाइजिंग कर दे तो नहीं होगा, गैल्वेनाइजेशन कर दे तो नहीं होगा, पेंट करते हैं हम दीवालों को, और दीवार बोल रहा हूँ मैं, लोहे के हमारे जो दरवाजे होते हैं, वॉल डोर्स होते हैं, उनको हम पेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें रस्टिंग ना हो। ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, क्यों, गाड़ियों में, क्योंकि उसमें रस्टिंग ना हो। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन का, ठीक है। यहाँ पे दो तीन तरीके आपके बुक में बताए गए हैं, जिसको हम देख लेते हैं। जहाँ पे पहला हमारा वे है ये, ठीक है, जहाँ पे हम गैल्वेनाइजेशन का यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये यहाँ पे स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टील आयरन को रस्टिंग के थ्रू, क्या, किस चीज के थ्रू, तो जिंक का कोटिंग करके। तो आपको याद रखना कि गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक को क्या करते हैं, कोट करते हैं एक पर्टिकुलर हमारे आयरन या स्टील के ऊपर, जिससे क्या होता है वो रस्टिंग से हम प्रिवेंट कराते हैं। तो एनोड गैल्वेनाइजेशन हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, ठीक है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो ये भी याद रखना है कि जिंक कोटिंग अगर ब्रेक भी हो जाए तो भी वो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है रस्टिंग से। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो टाइप है वो क्या है, एलोइंग। एलोइंग मतलब नाम से ही लग रहा है एलॉय बनाना किसी चीज का। उससे क्या होता है, उस मेटल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है। जैसे प्योर आयरन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इजिली स्ट्रेच हो जाता है गर्म होने पे, बट जहां पे जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा कार्बन मिक्स करते हैं वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आयरन ही हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए ना। हमारे वॉल्स डोर्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ऐसे थोड़ी कि एक जस्ट कोई ऐसे से नॉक करे और वो टूट जाए, नहीं ना।
तो ऐसा आयरन हम थोड़ी यूज करेंगे, हमें स्ट्रॉन्ग आयरन चाहिए तो हम कार्बन के साथ उसको एलॉइंग करते हैं जिससे वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो स्टील बनता है। तो ये चीज आपका एक अगला क्वेश्चन बन गया कि स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय है। किसका एलॉय है? तो निकल एंड क्रोमियम का। तो ये सब आपने अपने नोट्स में, वन पेजर नोट्स में आप सब लिख सकते हो, जो आप लास्ट मिनट पर रिवाइज कर सकते हो। जो कि हार्ड होता है और रस्ट नहीं खाता है, उसमें रस्ट नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील इसके हम अपने घर में यूटेंसिल्स बर्तन यूज करते हैं। ठीक है, अलॉय क्या है ये चीज आप ध्यान रखो कि एलॉय क्या है। तो एलॉय जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आप एक बार पढ़ लेना, हमने 9th की क्लास में चैप्टर इसको डील किया हुआ। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है वो चीज हमने देखा है। दो या दो से अधिक मेटल का, दो या दो से ज्यादा मेटल का क्या है, या फिर मेटल या नॉन मेटल का क्या होता है, एलॉय मिक्सचर होता है होमोजीनियस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एलॉय जो है सिर्फ मेटल का ही मिक्सर होता है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। इस तरीके से स्टेटमेंट बन जाता है। ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है 2021 का, आप एक बार चेक करना जाके। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया कि एलॉय क्या है, दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल, मेटल का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस दो तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्योर गोल्ड जो 24 कैरेट का होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो सुटेबल नहीं है ज्वेलरी बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ उसको एलॉय करते हैं, तब जाके वो हमारे लिए हार्ड होता है और 22 कैरेट का गोल्ड हो जाता है, जो हमारे लिए यूजफुल है। आपके पास कुछ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं कि इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, ये एलॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है जो कि आपको याद रखना है कि अगर एक मेटल आपका मरकरी है तो उस अलॉय का हम क्या कहते हैं, एमेलगम। अब मरकरी के साथ किसी भी चीज को मिक्स करेंगे क्योंकि उसमें मरकरी है, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, एमेलगम कहते हैं। उसके साथ ही ब्रास के बारे में बताया, तो ब्रास कैसा है, तो फर्दर एक प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। ये आपके एग्जाम में आ सकता है फ्लिप करके, यहाँ पे लेस को क्या कर देगा, मोर कर देगा। और हम सोचेंगे कि अलॉय बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है तो कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाते होंगे, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट किसी भी अलॉय का उसके प्योर मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना एनसीईआरटी, जो हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी के, तो क्या होता है, यही मतलब होता है। और सी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप अपने ग्रुप्स में इन सब वीडियोस को शेयर करें और यहाँ पे कुछ व्यूज करें, व्यूज लाए हमारे चैनल पे, लाइक्स दें एंड कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है इस तरीके से कंटेंट बनाने में पीवाईक्यू के बेसिस पे। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको यूट्यूब पे कहीं भी इस तरीके से पढ़ाया हुआ मिलेगा। तो हमने भी कहीं से सीखा, हम भी पढ़ के सीखे, हम भी अभी सीख रहे हैं। तो लेट्स लर्न टुगेदर और ध्यान देते हैं आगे पढ़ने पे। बस आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। जितना ज्यादा आप हमें व्यूज, जितना ज्यादा आप हमें रिस्पॉन्स दोगे, लाइक्स दोगे, कमेंट्स करोगे, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतनी जल्दी इस सीरीज को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। वरना वो थोड़ा मन प्रोक्रेस्टिनेट करता है और फिर टाइम पे टाइम लगता है। ठीक है, आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे ही क्या करते हैं हम, आपके जितने अच्छे रिस्पॉन्स रहते हैं हमें उतनी जल्दी मन करता है कि वीडियोस डालें, क्योंकि हमें पता रहता है कि कोई देखने वाला है, कोई इंतजार कर रहा है, तो हमें डालने का मन भी करता है। वरना हमारा भी मन थोड़ा वो हो जाता है कि यार छोड़ो, कोई देखने वाला तो है नहीं, अपने मन मौज के हिसाब से डालेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाएँ ताकि हम भी रेगुलर रहें और सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और आप एग्ज़ाम में अपने बेस्ट तरीके से इसका यूज़ कर पाएँ, ठीक है? उसके साथ-साथ ब्रास के बारे में तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एलॉय का, कम होता है उसके प्योर मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है? ये चीज़ याद रखना है। ब्रास के बारे में देखा जाए तो जो किस चीज का अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का, आपको ये याद रखना है। ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर एंड टीन का अलॉय, और सोल्डर क्या है, लेड एंड टीन का अलॉय है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये सारी चीज एग्जाम में पूछ देते हैं कि ये किस चीज का अलॉय है, इसका ये किस किस चीज का अलॉय है, तो याद रखना है। ये एमेलगम हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गया, ये सब चीज याद रखना है। ये आप खुद से एक बार पढ़ लेना, ऐसा कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक है? तो आई गेस हमने इस चैप्टर को बहुत ही होलिस्टिक वे में, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, लाइन बाय लाइन, इवन बिटवीन द लाइंस पढ़ा है कि किस तरीके से इस चैप्टर को डील करना है। आई डोंट थिंक कि आपने खुद से कभी पढ़ा होगा तो इस तरीके से इस चैप्टर को इस नजरिए से देखा होगा डिवाइड करके, जहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा, मेटल नॉन मेटल्स के, फिर मेटल्स को किस तरीके से हम ऑकर करा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल को देखा हमने, जहाँ पे लेस रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ऑक्सीडेशन, साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब चीज को हमने देखा यहाँ पे। और कोरोजन के बारे में देखा, जहाँ पे सिल्वर सल्फाइड के बारे में देखा, कॉपर कार्बोनेट के बारे में देखा, इन सबको हमने देखा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। हम जल्दी ही चैप्टर 4 के साथ आएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पर्पज से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आता है, कार्बन एंड कंपाउंड। तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आस्क यू ऑल टू शो सम एफर्ट्स एंड थोड़ा सा आप अपने यहाँ पे भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं और हमें भी थोड़ा
रिस्पॉन्स दे ताकि हम और जल्दी-जल्दी इस कंटेंट को लाएँ और जल्दी से जल्दी पूरे साइंस को हम फिनिश कर पाएँ क्योंकि साइंस, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। 9th का पूरा हो चुका है, 10th के 2 चैप्टर्स रह रहे हैं 4 एंड 5 जिसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे, आप जितनी जल्दी रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें दोगे। उसके साथ-साथ बायो भी हम स्टार्ट करेंगे, बायो को भी इसी तरीके होलिस्टिक वे में तरीके से हम खत्म करेंगे एंड देन हम फिजिक्स को भी खत्म करेंगे और मेरा टारगेट है कि आप जितना जल्दी रिस्पॉन्स दिखाओगे मैं उतनी जल्दी करूँगा। मैं सोच रहा हूँ इसको इसी मंथ में, जुलाई जो आने वाले नेक्स्ट मंथ है, इस मंथ तक मैं साइंस को पूरी तरीके से कंप्लीट करूँ ताकि अपने सीएपीएफ जो हमारे 3 अगस्त को है, आप उसके लिए भी इससे रिवाइज़ कर लो। जो भी सीएसई वाले एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जिनके लिए जनरल साइंस सबसे बड़ा पहाड़ होता है, आप इसको पढ़ के चले जाओ एंड मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप 70 टू 80% क्वेश्चंस कर जाओगे अगर इसको पढ़ के आपने रिवाइज करके चले गए तो। ठीक है? ये मेरी गारंटी है, पहली चीज़। सेकंड, जो सीडीएस वाले लोग हैं, आपका सीडीएस में 2 महीने टाइम है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करके पीवाईक्यूज लगा सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो। थर्ड, बीपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो बीपीएससी वालों के लिए भी साइंस बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आप भी इसके थ्रू अपने एडवांटेज ले सकते हो एंड अलोंग विद दैट हमारा मेन टारगेट दूसरा ये है कि हम जल्दी से जल्दी बीपीएससी के पीवाईक्यूज के एनालिसिस भी लाने वाले हैं और जैसे ही साइंस खत्म होगा, हमारे चैनल पे ज्योग्राफी भी चल रही है, अभी प्लेलिस्ट चल रही है, ज्योग्राफी भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल से। उसके साथ-साथ हम हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे होलिस्टिक वे में, तो आपको इस चैनल पे हर कुछ मिलने वाला है। जीएस जो हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है, आपको पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पे, जस्ट स्टे हियर और अपने पीयर ग्रुप्स में आप शेयर करो, ठीक है? टिल देन थैंक यू सो मच।